नमस्कार। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम अफसरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं धनवेंद्र जायसवाल। आज हम आपको एक ऐसे अफसर से मिलवाएंगे जिनको छत्तीसगढ़ के पुलिस में सुपर कॉप कहा जाता है। पुलिस की नौकरी में जितनी भी चुनौतियां होती है उन तमाम चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और अभी एक ऐसे जिले में पदस्थ है जिसको तस्करों के लिए कभी स्वर्ग कहा जाता था। महासमुंद के एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ठाकुर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप बस्तर के एक बहुत छोटे से गांव से निकल कर के आए और एसपी के पद तक पहुंचना और तमाम चुनौतियों का सामना आपने किया। कैसे आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी की, कैसे आपने पुलिस में आने का फैसला किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम कोरर में हुई। चूँकि मेरी माँ वहाँ की प्रधान पाठिका थी और मेरे पिताजी भी पहले एक स्कूल में प्रधान पाठक हुआ करते थे। बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था और 72 से 77 तक एमएलए भी रहे। मेरे प्रीवियस हिस्ट्री अगर की बात करें तो मेरे जो दादाजी भी थे, दादाजी भी उस ज़माने में एक्साइज ऑफिसर हुआ करते थे। बाद में वो भी कांकेर के एमएलए रहे। और जहाँ तक प्रशासनिक सेवा में आने की बात है तो मेरे को यह बताने में खुशी होती है कि मेरे स्वर्गीय चाचा श्री अजीत सिंह ठाकुर, जो कि 1965 में अनडिवाइडेड बस्तर से प्रथम डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुए थे उस ज़माने में, एक वो इतिहास रहा है हमारे घर का। उसके बाद मेरे रियल ब्रदर भरत भूषण सिंह ठाकुर, जो कि 1979 में डीएसपी के पद पे चयनित हुए। उस टाइम भी अनडिवाइडेड बस्तर था। तो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं उन दोनों व्यक्ति से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी आगे चल के इनके नक्शे कदम पे चलना है और मैंने उसके लिए प्रयास किया। और उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी करने के लिए, चूँकि मेरा एम था कि मुझे डीएसपी बनना है, और मैं इंदौर गया। इंदौर से रह के तैयारी किया मैं, और कुछ दिन मैं बिलासपुर में भी रह के तैयारी किया। और मैं उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ डीएसपी पद पे। इसके पहले मैंने पीएससी का 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया था। पहली बार मेरा सिलेक्शन एक्साइज सब इंस्पेक्टर में हुआ था। मैंने फिर प्रयास किया, दोबारा में सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी बार में फिर मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। बहुत समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। पारिवारिक सपोर्ट जो मिला वो किस तरीके से आपको आगे बढ़ने में आपके लिए सहयोगी साबित हुआ? निश्चित इसमें अगर जहाँ तक मैं पारिवारिक सपोर्ट की बात करूँ तो हम लोग 5 भाई और 1 बहन है। उसमें बड़े वाले भैया मेरे डीजीपी होकर रिटायर हुए। दूसरे नंबर के भैया अभी भिलाई स्टील प्लांट में एजीएम फाइनेंस के पद पे पदस्थ हैं। मेरी जो सिस्टर है अभी पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल है। और मेरे से जो बड़े भाई हैं वो शुरू से पॉलिटिक्स लाइन में थे। अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य भी हैं। छोटा भाई एक है, वो टीआई है। तो निश्चित ही मेरे जो घर की जो मेरी माँ जी थी, मेरे पिताजी का काफ़ी वो था कि मैं भी कुछ बनूं। और मैं ठान के रखा था मैं बन के बताऊंगा करके। और मुझे इस चीज़ का आज भी गुमान है, जब मैं सेलेक्ट हुआ तब मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। बाकी माँ ने मुझे एसपी तक सीप तक देखा और अभी माँ जी भी अभी देहावसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बताए हुए रास्ते हैं और उन्होंने जो गांव को लेके चला था, पूरा घर परिवार को लेके चला था, वैसे लगता है कि हम भी वैसे ही करें। आपने तय किया था कि मुझे स्टेट पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होना है, वो आपने टारगेट अचीव कर लिया। पहली पोस्टिंग कहाँ थी? किस तरीके से आपको आगे की चुनौतियाँ देखने को मिली? मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था उसी टाइम में ये विभाजन की बात आई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। क्योंकि मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, हमने प्रथम में अपनी प्राथमिकता दी छत्तीसगढ़ को। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब हमारा प्रोबेशनर पीरियड था, मैंने सीधी का मैं प्रोबेशनर हूँ रीवा रेंज का। और प्रोबेशनर कंप्लीट होने के बाद मैं रायपुर आके ज्वाइन किया। चूँकि मेरी कद काठी 6 फीट 2 इंच है, तो उस टाइम में नया नया राज्य बना था। स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने पीएचक्यू से डिमांड रखी थी जो मेरा जो भी सिक्योरिटी अफसर हो कम से कम उसकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस हो, ऐसे अफसर की मुझे आवश्यकता है। तो मैं जिस दिन मैं ज्वाइन किया तो मुझे याद है जो एक्स डीजीपी आले से यादव सर थे, उस टाइम आईजी इंटेलिजेंस के पद पे थे वो। तो जब मैं उनसे कॉल ऑन करने गया तो उन्होंने मुझे एकदम सहर्ष मन से कहा, प्रफुल्ल मैं तुमको एक अच्छी जगह पोस्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मुझे कहीं का सीएसपी एसडीओपी बना रहे। तो अगले दिन मैं अपना ऑर्डर देखता हूँ तो उसमें लिखा था माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा। तो मैंने सहर्ष उस चुनौती को स्वीकार किया और मैं
तकरीबन 1.5 साल उनके साथ डीएसपी सीएम सुरक्षा के पद पे काम किया। जब वीआईपी सुरक्षा में कोई पुलिस का अफसर होता है तो उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होती है? जहाँ तक सीएम सुरक्षा की बात है, सीएम सुरक्षा में मेन होता है लाइजनिंग का। जहाँ भी उनका प्रोग्राम, जो प्रस्तावित प्रोग्राम रहता था, वहाँ पे जाना, वहाँ के सभी अधिकारियों से एएसएल तैयार करना, एएसएल के बाद उस जगह की कंप्लीट रिहर्सल करना, रिहर्सल में सारा चीज़ कार्यक्रम स्थल से लेके, रूट से लेके, जो सर्किट हाउस है या जहाँ पर कोई उद्घाटन कार्यक्रम को, सारे चीज़ को मिनट टू मिनट करके हमको देखना रहता था। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती थी कि सिक्योरिटी में किसी भी प्रकार की कोई कहीं चूक ना हो। इसके अलावा हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कोशिश करते थे कि अगर हमको कहीं चीज़ में कोई ऑब्स्टिकल लगता था, हम उसमें चेंजेस भी कराते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए करता भी था। डॉक्टर रमन सिंह के साथ सिक्योरिटी थ्रेट का बड़ा मामला था, जेड प्लस सिक्योरिटी थी। किस तरह के मतलब सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखना पड़ता है, ये आपने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत उसको आपने ठीक भी किया और उसको आपने उस चुनौती को स्वीकार करके बेहतर तरीके से काम किया। आपकी बहुत तारीफ हुई कि सीएम सिक्योरिटी के बहुत अच्छे थे, जिन अफसरों ने संभाला उसमें एक आपका नाम गिना जाता है। उसमें मैं एक चीज़ बताऊं, मतलब जब मैं उनके सुरक्षा में था तो उस टाइम उनको जेड प्लस सुरक्षा की कैटेगरी दिया हुआ था। उसमें हम लोग, मैंने पहले ही बताया, मतलब कारकेट प्लान से लेके, रूट प्लान से लेके, सीटिंग प्लान से लेके, और उनका जो कंटिजेंसी रूट है, मेन रूट है, और जो भी सिक्योरिटी जो थ्रेट रहता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते थे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अगर निर्मित होती है तो उसको हम कैसे उसको फैसिलिटेट कर सकें और उसको कैसे हम लोग बेहतर उसको वहाँ पे कार्य रूप दे सकें। तो इसके लिए निश्चित ही हम लोग जो लोकल वहाँ के जो भी एसपी साहिबान रहते थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में रहते थे, ताकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में कोई लैप्सेस ना हो पाए। आप नक्सल मोर्चे पर भी आपने काम किया है, जो नक्सल गढ़ कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के, उन इलाकों पर आपकी लंबे समय तक पोस्टिंग रही है। वहाँ किस तरह की चुनौतियाँ थीं? निश्चित ही मैं 2006, 7, 8 3 साल में एसडीओपी कोंडा के पद पे पदस्थ था मैं। उस टाइम काफ़ी चुनौतियाँ थी। उस टाइम आप लोगों को पता होगा, उस टाइम एक सलवा जुड़ूम अभियान चला हुआ, तो उसके चलते काफ़ी कुछ स्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का फोकस सलवा जुड़ूम पर रहा है, उस दौरान वो चुनौतियाँ बड़ी थी। तो उस दौरान मैं एसडीओपी कोंडा के पद पे पदस्थ था मैं, और वहाँ पे जो मेरे पास जो थाने थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण थाना था भेजी, किस्टाराम, गोलापल्ली, मरईगुड़ा और कोंटा। तो जब मैं ज्वाइन किया था तो सभी जगह मुझे पैदल जाना पड़ा, चाहे भेजी गया तो पैदल गया, गोलापल्ली गया तो पैदल गया, किस्टाराम गया तो पैदल गया। उस टाइम इतनी हमारे पास संसाधन भी नहीं था, और चूंकि रास्ता पूरा कच्चा है, अभी कुछ रास्ता में जरूर सुनने को मिल रहा है कि अभी कुछ कंक्रीटी का रास्ता बना जिसमें मेन रोड बने बताते हैं, और कोंटा से भेजी वाला रोड, और कुछ उधर से आंध्रा साइड से भी मरईगुड़ा वाला रास्ता कुछ कंप्लीट हुआ है, और किस्टाराम के लिए सिंदूरगढ़ तक रास्ता बना है, ऐसा अभी सुनने को मिला है। तो निश्चित ही उस टाइम के लिए काफ़ी चैलेंज था, और मेरे टाइम में कुछ बड़े इंसिडेंट भी हुए, और हम लोगों ने लेकिन काफ़ी अंदर तक हम लोग सर्चिंग ऑपरेशन भी किए। उसमें आप लोग को उस दौरान बड़ी सफलता भी मिली थी। हाँ जी, 3-4 बड़ी सफलताएं आपके नाम पे दर्ज है। जी, मुझे अच्छे से याद है। एक जो भेजी थाना बड़ा संवेदनशील थाना था। उस टाइम में हम लोग के पास एक फोर्स हुआ करता था नागा की कंपनी। तो नागा कंपनी के जो जवान थे काफ़ी लड़ाकू थे, और उन्होंने नक्सली फ्रंट पे मेरे नज़र से काफ़ी अच्छा काम किया, और उनके साथ ना हम लोग एक ऑपरेशन प्लान किए थे। उसमें हम लोगों ने भेजी नाइट स्टे किया, और हम लोग अर्ली मॉर्निंग भोर में एक एलाल मड़गू था, एलाल मड़गू के बाद बीरा बट्टी, और बीरा बट्टी के बाद डब्बा कोंटा। तो हम लोगों को बीरा बट्टी का सूचना था कि बीरा बट्टी के आसपास में इन लोगों की मीटिंग की सूचना है, और हम लोग वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उस गांव को कॉर्डन किए थे। और जैसी नक्सलियों को पता चला कि पुलिस आ रहे, तो हम काफ़ी फायरिंग हुआ उस दिन, हमारी तरफ से भी काफ़ी फायरिंग हुई। उसमें जो उस टाइम उस एरिया का जो कमांडर था प्रदीप की, वहाँ पे हम लोगों ने घटनास्थल से उसकी डेड बॉडी बरामद किया था, और उसके पिट्ठू में अभी भी मुझे याद है 27,500 रुपया नगद था। और उस टाइम के उस वाले इंसिडेंट में फर्स्ट टाइम 303 राइफल उस जगह से हमको रिकवर हुआ था, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा उसी रूट में गोरखा में एक बार हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ था। उसमें भी जो मेरे साथ में जो मेरे गनमैन चल रहे थे, उनके कंधे में गोली लगी थी, और मैं भी जस्ट बगल में था, और मैं उस मुठभेड़ में मैं बाल बचा था। जब इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, बाजू में जो जवान होता है उसको गोली लग चुकी होती है, उस समय फीलिंग क्या होती है, किस तरह के उस मनोभाव होते हैं?
निश्चित ही मेरे बगल में जो जवान था उसका मैं थोड़ा सा नाम उसका भूल रहा हूँ, मुझे आज भी उसका चेहरा भी याद है। लड़का भी उसका हाथ मेरे से, लास्ट टाइम मैं एक बार दंतेवाड़ा गया था, उससे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे आज भी वो सीन याद है जब उसको गोली लगी तब जस्ट मैं उसके बगल में था, वो कहार रहा था, लेकिन मैं सिर्फ मेरे पास जो पटका था उस पटका से उसके हाथ को बांधा था और बस उसको मैं तसल्ली दे रहा था, रुक जा बेटा, भी थोड़ी देर में गोलीबारी शांत हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हुआ भी है। और उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, हमारे ओपी पाल सर एसपी दंतेवाड़ा हुआ करते थे, उनको सूचना मिल गई थी और वो भी इसी डायरेक्शन में थे, उन्होंने भी पूरा कोशिश किया सामने तक आने का, लेकिन हमने मना किया कि अभी गोलीबारी काफ़ी चल रही, तो तब भी वो गोरखा तक आए और फिर जब गोलीबारी थोड़ा शांत हो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और मैं खुद उस दिन उसको, एक बाइक था हमारे साथ, बाइक में उसको मैं खुद ड्राइव करके, उसको मेरी प्राथमिकता थी कि उसको कैसे भी करके मैं बचाऊं। और मुझे आज भी खुशी होती है कि मैं उसका जान तो बचा लिया, लेकिन हाथ उसका भी उस स्थिति में नहीं है कि कुछ काम कर सके, लेकिन अभी जीवित है और अभी पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल काम कर रहा है। जब एक टीम लीडर के रूप में जंगल में जाना, सर्च ऑपरेशन चलाना, एरिया डोमिनेट करना, उस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की स्थिति बन जाना, दोनों तरफ से जब फायरिंग खुल जाती है तो लीडर क्या सोचता है, किस तरीके से लीडर के मनोभाव होते हैं? एज ए लीडर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी लीडर की चुनौती रहती है कि किसी भी प्रकार से जो उसके साथ जो फोर्स गया है उसको कहीं भी कोई कैजुअलिटी ना हो, मैं जितना लेके जाऊं उतना लेके वापस आऊं, प्लस में लेके आऊं। नक्सली की डेड बॉडी तो मेरे लिए अचीवमेंट है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल के दौरान मैं कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ जितने भी जवान गए हैं, चाहे हम 100 की भी संख्या में गए तो हम 100 के 100 वापस आए, हम 20 की भी संख्या में गए तो हम 20 के 20 वापस आए, ये मेरी प्राथमिकता रहती थी। और इसमें मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं उनका मार्गदर्शन का मैं कायल हूँ और इसमें ऊपर वाले ने भी हमारा साथ दिया। निश्चित ही कहीं ना कहीं लग भी काम करता है, तो मैं उसके लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता था। और जब भी हम लोगों ने वहाँ पे फील्ड में एक इनकाउंटर के समय जो चीज़ फेस किया है वो सच में काफ़ी ही मतलब पेनफुल रहता है। ऐसा लगता है हम कैसे इस समस्या से हम निजात पाएँ। और कई बार वो भी भय रहता है कि हमारे तरफ से कोई अननोन पर्सन को गोली ना लग जाए, ये भी मैं हाँ, ये बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नक्सल इलाके में नक्सली और पुलिस के बीच में कई बार ग्रामीण फंसते हैं, उसको लेकर के स्थिति पैनिक होती है, तो वो एक बड़ी चुनौती होती है। पहचान कैसे करें कि कौन नक्सली है कौन ग्रामीण है, डिफ्रेंशिएट करना कठिन होता है। निश्चित मैं एक इंसिडेंट की बात बता रहा हूँ। हम लोग एक बार किस्टाराम जा रहे थे। किस्टाराम में मैं बिल्कुल फ्रंट में था मैं, तो मेरे साथ जो जवान चला था वो बोला सर कि कुछ गांव वाले दाएं बाएं दिख रहे हैं, तो मेरे को डाउट जा रहा है। तो मैंने बोला यार कि गांव वाले होंगे अभी अपने खेत, बोले सर खेत काम सब बंद है। तब भी बोले नहीं, मेरे मछली वछली पकड़ रहे होंगे। लेकिन मुझे जान के ताज्जुब होगा, मैं उस रास्ते से मैं क्रॉस किया हूँ, उसमें सीरियल ब्लास्ट उन्होंने लगाया हुआ था। और जब हम आगे, मैं जब बिल्कुल मैं किस्टाराम के मैं जब करीब पहुँच रहा था तो अचानक ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो उसमें हमारे जो पीछे में जो जवान थे उन लोग उसमें फंस गए थे। और फिर तुरंत मैं वापस हुआ, मैं किस्टाराम से और बल लेके। और उस दिन भी काफ़ी फायरिंग हुई, लेकिन उस दिन ऐसे किसी को भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से हमने काफ़ी मात्रा में लैंडमाइन बरामद किया। आप नक्सल इलाकों में रहे, आप वीआईपी सिक्योरिटी में रहे, आपने रायपुर जैसा महानगर, जो छत्तीसगढ़ का इकलौता महानगर है, राजधानी है, वहाँ की भी पुलिसिंग आपने की, पुलिसिंग भी आपने देखा और आपने बहुत कुशलतापूर्वक वहाँ एसपी सिटी की जिम्मेदारी निभाई। तो जो दूसरे जिलों के अलावा राजधानी में पुलिसिंग करना कितना कठिन, कितना चुनौतीपूर्ण? निश्चित ही रायपुर में जो एसपी सिटी का पद है बहुत ही चुनौतीपूर्ण पद है, और उसमें भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और उसमें भी मैं आप लोगों के सहयोग से मैं अपने आप को रायपुर का भी एक सक्सेसफुल सिटी एसपी मानता हूं मैं। जी हाँ, और हैं भी आप। जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। तो मैं एक चीज़ वहाँ पे देखा, सबसे जब मैं ज्वाइन किया तो वहाँ पे अमरेश मिश्रा सर एसएसपी हुआ करते थे। उनने मुझे एक ही चीज़ कहा कि प्रफुल्ल, यहाँ पे अभी तक तुम डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में काम किए हो, तुम काफ़ी अच्छे अफसर हो, लेकिन यहाँ के सारी परिदृश्य अलग है। यहाँ पे हर को तुमको राज्य का कैपिटल के हिसाब से देखना है। तो निश्चित ही उसके पहले मेरा बैचमेट था विजय अग्रवाल, तो उससे भी मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मिली। और चूंकि मैं पहले रायपुर सीएसपी भी रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एरिया के बारे में पूरा अननोन नहीं थे, आप शहर के बारे में जानते थे। तो एरिया के बारे में बिल्कुल भीग गया था, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई।
बस इतना जरूर है कि वहाँ पे अगर आपका लाइजनिंग बहुत अच्छा है, लाइजनिंग हर मोर्चे पे, अगर आप वीआईपी कोई बड़े वीआईपी मूवमेंट है तो वहाँ पे एएसएल की मीटिंग होती थी। एएसएल में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन और उनके साथ बैठ के मीटिंग प्लानिंग वो करना। इसके अलावा आपने देखा होगा वहाँ पे चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे कार्मिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन, सभी में हम लोग पूरा उसका प्रोग्रामिंग करते थे। रायपुर की पुलिसिंग, उसके बाद आपको नई जिम्मेदारी मिली महासमुंद के एसपी के तौर पर। महासमुंद को तस्करों का स्वर्ग कहा जाता है, ये गेटवे ऑफ वीड्स भी कहा जाता है। उड़ीसा से पूरे देश में यदि गांजा की तस्करी होती है तो वो अमूमन महासमुंद जिले से होकर के गुजरती है। आपने उसको रोकने में बड़ी सफलता हासिल की, ये कैसे संभव हो पाया? उसके पहले तक इस तरह गांजे की खेप पकड़ी नहीं जाती थी, गुजरता यहाँ से जमाने से था। इसमें जब मैं ज्वाइन किया महासमुंद एसएसपी तो मैं सबसे पहले, आप लोगों को पता है उस टाइम कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा था। इसमें सिर्फ कुछ गुड्स व्हीकल को ही अनुमति था, जो गुड्स व्हीकल ही चल सकते हैं करके। तो हमने एक बार स्टार्टिंग में एक पिकअप में गांजा पकड़ा था। पिकअप में जो गांजा पकड़ा है तो उसमें ये था कि जो पिकअप थी पहले यहाँ से सब्जी लेके गई थी उड़ीसा की ओर, और उड़ीसा से सब्जी खाली करके उसको वापस आना था। और जब वापस आए तो उस गाड़ी में अपने जवानों ने चेक किया तो उसमें पूरा पिकअप के नीचे में पूरा गांजा भरा होता। तो हमको लगा कि शायद इसके आड़ में गांजा की काफ़ी तस्करी हो रही है। मैंने जितने भी मेरे 11 जो चेकिंग पॉइंट थे, चूँकि जो महासमुंद जिला है इसमें उड़ीसा का 2 जिला लगता है, एक बरगढ़ एक नुआपाड़ा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़। तो मेरे लिए बॉर्डर वाला बहुत चैलेंज था। और हमने इस बीच में सभी एसपी से मैं लगातार संपर्क में था, कोई भी बातें होती थी हम लोग शेयर करते थे। और इस बीच मैंने जो सिंघोड़ा का बॉर्डर है, रहंटी खोल, और अपना ये कोमा खान का टेमरी, इसको मैं खुद जाके जवानों को, वहाँ के थाना प्रभारी को मैं खुद जाके उनको ब्रीफ किया कि हमको उधर से आने वाली गाड़ी को कैसे चेक करना है, क्योंकि अभी जो भी गाड़ियाँ चली सिर्फ गुड्स व्हीकल चालू हो रही हैं। तो निश्चित ही इसमें हम लोगों ने जब काम करना चालू किया तो हमको फिर पब्लिक का भी हम लोगों को इनपुट मिलने लगा। तो कई हम छोटी मोटी जो मोटरसाइकिलों में जो तस्करी हो रही थी हम पब्लिक से ने पकड़ा, लेकिन जो हमने बड़ा खेप पकड़ा, चाहे ट्रक में पकड़ा, चाहे पिकअप में, चाहे कार में। एक बार तो हमने एक साथ एक ट्रक और 3 कार, जो कारें थी सब उनके पायलट फॉलो ग्रुप में काम कर रहे थे, और उसमें काफ़ी मात्रा में हम लोगों को गांजा मिला था। और ऐसे करके हमने पिछले 6 महीने में तकरीबन 8 करोड़ से ऊपर का हमने सिर्फ और सिर्फ गांजा पकड़ा है। तो निश्चित ही ये स्टेट के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ब्राउन शुगर का भी एक खेप पकड़ा था। हम लोगों ने सिंघोड़ा बॉर्डर में भी काफ़ी चेकिंग लगा रखा था। इसमें हम लोगों को 2 बार नगद काफ़ी, एक बार 1 करोड़ 30 लाख नगद केस मिला था, और उसमें भी हमने कार्रवाई की। और उसके बाद हमने उसको आगे की कार्रवाई के लिए आईटी को सौंपा। इसके अलावा सेकंड जो बड़ी कार्रवाई हुई थी, हमको 5 किलो सोना और तकरीबन 37 लाख के आसपास हमको नगद केस मिला था, उसमें भी रकम काफ़ी था करके ये भी प्रकरण हमने आईटी को दिया। ये मुखबिरों का नेटवर्क तैयार करना, ये अपने आप में बहुत अलग तरह का काम है, क्योंकि ये जो आपने कार्रवाई की है 8 करोड़ रुपए का गांजा और लगभग 3 करोड़ रुपए नकदी और सोना, ये सब तो ये नेटवर्क के बिना संभव नहीं था। ये नेटवर्क आपने कैसे तैयार किया? जहाँ तक नेटवर्क की बात है, मैं जो अभी तक सीखा समझा उसमें हम लोग अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम अगर 2 वे रखेंगे तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। मेरी एक आदत है, किसी का भी कॉल आया अगर मान लो उसको मैं रिसीव नहीं कर पाया तो मैं जब भी समय मिलता है उनको मैं कॉल बैक करता हूँ, चाहे अननोन नंबर है, चाहे कोई भी नंबर है, चाहे किसी भी समय हो। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। और एक चर्चा में भी आया मैं कि साहब को कभी भी फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव करते हैं, बाकायदा पूछते हैं, और अगर मान लो फ़ोन नहीं करते हैं तो जब भी उनको समय मिलता फ़ोन करते हैं। तो निश्चित मैं आने के बाद यहाँ पे जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैंने डायरेक्ट बात किया। उनको भी आश्चर्य हुआ कि कोई एसपी आया खुद होकर पूछ रहा है कि और क्या हाल चाल है। तो उनको भी मैंने एक चीज़ कहा था कि आप नहीं बता सकते, आपके कोई आदमी होंगे, उनको मेरा फ़ोन नंबर दीजिए, और कोई भी अवैध गतिविधियां अगर संचालित हो रही उनकी नज़र में तो इसकी जानकारी मुझे दे, तो मैं निश्चित इसमें कार्रवाई करूँगा। और वही चीज़ है जो मुझे पब्लिक से भी मिल रहा है, और मैं यहाँ के प्रेस के साथी भी काफ़ी सक्रिय हैं, उनकी भी मदद मुझे मिलती है। तो निश्चित ही इसमें जो मुझे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके तरफ से भी काफ़ी फ़ोन वगैरह आते हैं। इस पर से हम लोग इतना आसानी से काम कर पा रहे हैं। आप अपने पूरे 20-22 साल की नौकरी में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानते हैं?
जहाँ तक अचीवमेंट की बात है, मुझे खुशी तब होती है अगर मान लो मुझे कोई फ़ोन से ये बोलता है कि सर मैंने आपको ये काम बोला था और सर काम हो गया, और जब तक मैं उस काम को भूल चुका होता हूँ तो मुझे मन मन में इतनी खुशी होती है कि यार मैं कब ये मेरे को काम बोला था, इसका कब इसका काम भी हो गया। और सबसे बड़ा मुझे लगता है, खासकर कई मामले ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड रहते हैं, चाहे वो लूट के मामले हों, चाहे डकैती के मामले हों, चोरी के मामले हों, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी हमने यहाँ पे लगातार 2 बड़े डकैत गिरोहों का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। अभी रिसेंट में ही पिथौरा में एक नंदू मोहंती जी हैं, काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके घर में डकैती का प्रयास हुआ था। हम लोगों ने उनको पूरा लगातार प्रयास करके हम लोगों ने 4 दिन में 7 लोगों को अरेस्ट किया। सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, उनके पास से आला ज़रा 7.62 रिवॉल्वर भी जब्त किया। और इसके पहले भी हम लोगों ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा था जो कि राह चलती ट्रकों में लोग लूटपाट करते थे, डीजल चोरी करते थे। उसमें 2 वांटेड एमपी के थे, एमपी एसटीएफ के। अभी भी जो इस वाले प्रकरण में जो फरार चल रहे हैं उसमें वहाँ के हिस्ट्री सीटर हैं उड़ीसा के। तो निश्चित है हमारी सक्रियता के चलते 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। हम यहाँ पे लिकर पे भी बहुत मैं सोचता हूँ हमने अच्छा काम किया है। पुलिसिंग और परिवार 36 का आंकड़ा माना जाता है, कैसे आप मैनेज करते हैं? निश्चित इसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मेरी वाइफ है बहुत सहनशील है, और साथ ही जो मेरी 2 बेटियाँ हैं। निश्चित ही मुझे जब मैं घर जाता हूँ तीनों से मिलके मुझको डबल ऊर्जा, में जितना थका रहता हूँ मैं घर जाके मैं उतने ही ऊर्जावान हो जाता हूँ। मेरी दोनों बेटी 1 वाइफ इतना ज़्यादा मतलब हम लोग एक दूसरे से अटैच हैं, और उसी का ये है कि मैं आज सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर अगर आप लोगों की नज़रों से हूँ, तो सिर्फ उसके पीछे अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो निश्चित ही मेरी श्रीमती और दोनों बेटियाँ हैं। मैं अपने परिवार से बिल्कुल भी एकदम फ्री हूँ, क्योंकि मुझे उनको किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ता। जहाँ तक बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा तनाव रहता है कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरी दोनों बेटियाँ टॉपर हैं, और अभी बड़ी बेटी मेरी 12th में है और छोटी वाली 9th में है। और मुझे निश्चित ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूँ, निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटियां भी निश्चित ही इस परिवार का नाम रोशन करेंगी। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? क्योंकि इतनी व्यस्तता के बाद हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर जब पूरे ज़िले की जिम्मेदारी हो। हॉबीज़ में अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरा डेली वॉकिंग का है। आजकल वॉकिंग के अलावा मैं साइकिलिंग भी करता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं लंबे वॉक पे चला जाता हूँ मैं, और मेरी एक बार की वॉक कम से कम 10 किलोमीटर की रहती है। इसके अलावा मैं साइकिलिंग भी रेगुलर करता हूँ। और जहाँ तक हॉबीज़ की बात है तो इंडोर में बैडमिंटन में खेलता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते वो भी बंद है। लेकिन अभी मैं रेगुलर साइकिलिंग और हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज है, और मैं जो मेरा वॉकिंग है उसमें मॉर्निंग में मैं खाली पैर चलता हूँ, ताकि हमारा और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, या चाहे मेरे अच्छा खान पान बोले तो अभी तक मैं बीपी शुगर से सभी से मैं कोसों दूर हूँ। तो निश्चित मैं आगे के जीवन भी ऐसी बिताना चाहता हूँ। जिज्ञासा होती है, आपके दादाजी एमएलए रहे, आपके पिताजी एमएलए रहे, आपके भाई साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, आपको राजनीति में आने की इच्छा कभी नहीं हुई? आपने पुलिस में आने का फैसला किया। देखिए अभी मेरी 22 साल की सर्विस हुई, अभी लगभग 8-10 साल की सर्विस और बाकी है। समय जो भी अब तय करेगा, लेकिन एक इच्छा तो होती है, जैसे हम कभी किसी को बताते हैं कि मेरे दादा भी एमएलए थे, मेरे फादर भी एमएलए थे, तो निश्चित एक मन में एक रहती है। लेकिन मैं कभी भी उस लाइन के लिए मैंने नहीं सोचा। मतलब मैं आपको पहले ही बताया कि मैं हमेशा मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पुलिस बनूं और ये करूँ। मैं उसमें भी मैं काफ़ी मैं अपने आप को सक्सेस। जन सेवा का माध्यम दोनों है, राजनीति भी है और जिस सेवा में आप हैं वो भी जन सेवा का ही माध्यम है। लोगों की समस्याएं दूर करना, उनकी तकलीफ दूर करना, ज़्यादा प्रभावी माध्यम कौन सा लगता है आपको? मेरी नज़र में अगर प्रभावी माध्यम बोले तो दोनों हैं। अगर हम पुलिस में भी रहे कि हम जो भी लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि पुलिस से बढ़ के जन सेवा मुझे नहीं लगता कि दूसरा चीज़ होगा। निश्चित ही पुलिस के पास कौन आता है? पुलिस के पास वही आते हैं जो पीड़ित रहते हैं, सताए हुए रहते हैं। अगर उनकी आप दुख दर्द सुन लो, उनके दुख दर्द हल करने का प्रयास करो, तो निश्चित ही आपको ज़िंदगी भर ताउम्र याद रखेंगे। माध्यम दोनों अच्छा है, लेकिन
कहीं ना कहीं हम लोग से कभी कोई, चाहे हमारे वाणी से या कर्म से कोई हम उनको ठेस पहुंचाते हैं, निश्चित ही उसमें सभी को ठेस लगता है। मेरी कोशिश आज तक यही रही है, मेरे पास कोई भी है, कोई भी फरियादी है, मेरे पास जो भी फरियाद लेकर है, मैं कोशिश किया हूं कि उसको मैं पूरी तरीके से मदद करूं, उसको सेटिस्फाई करूं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक एसपी के दफ्तर में बैठा हुआ इंसान यदि लोगों से छत्तीसगढ़ी में उनकी मातृभाषा में बात करने लगे तो फरियादी को की तकलीफ आधी वहीं कम हो जाती है। मेरा अगला सवाल यही था कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं मेरा जो सपना है, हमारे बैच को अभी आईपीएस स्टार्ट हो गया। मेरे बैच के 3 लोगों को मेरे एकदम जिगरी हैं, मिस्टर राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू, तीनों को आईपीएस अवार्ड हो गया है। अगले क्रम में हम लोग हैं। तो पहले तो मेरा दिली इच्छा है कि मैं जल्द ही अभी जो सीपीएस का तमगा है वो निकाल के आईपीएस की तमगा लगाऊं। और रहा सवाल पॉलिटिक्स की बात है, तो निश्चित ही मैं, चूँकि मुझे सेवा का पुलिस के माध्यम से अवसर मिला है, तो चूँकि आगे भी मैं सेवा ही मेरा सब कुछ रहेगा, तो निश्चित ही मैं उस समय में जो भी परिस्थितियाँ बनेगी, चूँकि मैं 2029 में मैं रिटायर होऊंगा एंड में, तो 30 में कोई चुनाव नहीं है, 31 में कोई चुनाव नहीं है, अगर सही चीज़ देखता हूँ, तो निश्चित अगर मुझे उस समय में अगर अवसर मिलेगा तो मैं पक्का प्रयास करूँ। तो हम एक बात कर रहे थे एक ऐसे अफसर से जो लोगों के साथ बहुत दिली तरीके से संवाद करते हैं, लोगों के तकलीफ़ों को समझते हैं, उनकी पीड़ा को हरने की कोशिश करते हैं, साथ में बेस्ट पुलिसिंग करने का प्रयास करते हैं। ठाकुर साहब, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अफसरनामा की अगली कड़ी में फिर किसी ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। तब तक के लिए नमस्कार।